हमने सेक्शन 77 की बात की है। सेक्शन 77 में हमने एमसीक्यू की बात की है, कॉन्सेप्ट क्या है वो बात की है, कितने वक्त में आपको रजिस्टर कराना है, कौन कौन से फॉर्म्स है, CHG 1 है, 2 है, 3 है, 9 है, ये सारे फॉर्म्स की हमने बात की है MCA वाले, राइट। चले अब हम बात करें यार, थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात और है हमारे पास। अगर मेरी कंपनी ने चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो इसकी समस्याएं क्या होने वाले हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के ये पूरा का पूरा जो जिक्र है वो सेक्शन 77 सब सेक्शन 3 एंड सेक्शन सब सेक्शन 4 में जिक्र है। चले कंसेप्ट क्या है वो पकड़ने की कोशिश करें। लॉ ने बोला है no charge created by the company shall be taken into account by the liquidator appointed under the Companies Act 2013। इसका मतलब ये है अगर कल के दिन मेरी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो कौन अपॉइंट होगा कोर्ट के द्वारा, लिक्विडेटर का अपॉइंट होगा, वो वाले केस की बात है। और द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 और एनी अदर क्रेडिटर अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड। इसका मतलब ये है लिक्विडेटर हुआ या आईबीसी में कोई भी पर्सन अपॉइंटेड हुआ कोर्ट के द्वारा या ट्रिब्यूनल के द्वारा या और किसी एक्ट में या कोई क्रेडिटर हुआ, लॉ ने बोला आपका कोई क्लेम नहीं बनेगा जब तक कि चार्ज का क्या नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जब तक कि आरओसी ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं दिया है। फटाफट रिकॉल करें कौन से फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होता है, तो साहब एक होता है CHG 2 में और एक होता है यार CHG 3 में, राइट। CHG 2 में जब हम चार्ज को क्रिएट करते हैं तो CHG 2 में होता है, और CHG 3 में कब होता है, जब चार्ज का हम मॉडिफिकेशन करते हैं। और ये दोनों के दोनों जो सर्टिफिकेट है ये कौन देता है हमको, आरओसी प्रोवाइड करता है। दिस मीन्स दैट द चार्ज विल बिकम वॉइड, चार्ज क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द लिक्विडेटर। मतलब लिक्विडेटर से फिर आप उस प्रॉपर्टी उस अमाउंट के रिस्पेक्ट में कोई भी क्लेम, लीगल क्लेम नहीं कर सकते। एंड अदर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, that is to say at the time of winding up the creditor whose charge has not been registered will be reduced to the level of unsecured creditor। फिर ये क्रेडिटर साहब जो सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, जो चार्ज वाले क्रेडिटर हैं, इनकी भूमिका कैसी हो जाएगी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह की भूमिका हो जाएगी। मतलब ये पर्सन को हम ये वाले क्रेडिटर्स को कैसे ट्रीट करने वाले हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह। Neither the liquidator nor any other creditor will get legal recognition to the charge that is not registered। लॉ ने बोला यार कोई भी लिक्विडेटर हुआ या कोई भी क्रेडिटर हुआ जो पहले सिक्योर्ड हुआ करता था, चार्ज रजिस्टर नहीं है, साहब हम आपको अनसिक्योर्ड की तरह ट्रीट करेंगे। बट दिस शैल नॉट प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है यार, एडवर्स इफेक्ट एनी कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ द मनी सिक्योर्ड बाय द चार्ज। बट ऐसा नहीं होगा कि जो कंपनी ने चार्ज क्रिएट नहीं करा सब, और या फिर क्रेडिटर ने चार्ज क्रिएट नहीं कराया तो वो कंपनी पैसा देने से मना कर दे। नहीं भाई, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सर काहे का, फिर अगर आप ये ट्रांजेक्शन को सिक्योर्ड चार्ज क्रिएट नहीं मान रहे हो तो मैं पैसा भी नहीं दूंगा। लॉ ने बोला ना, आपको हम क्या कर रहे हैं यार, से फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड ने ICICI बैंक से लोन लिया, कितने का, 10 लाख का। एक प्रॉपर्टी अपनी बैंक के फेवर में इस वाली प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कर दिया, कल के दिन ये वाला चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो लॉ ने क्या बोला, जब ये ए लिमिटेड का वाइंडिंग अप होगा या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में इसके अगेंस्ट में कार्रवाई चलेगी तो जो लिक्विडेटर है, राइट, याद रखना सब लिक्विडेटर को सिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे एक बात। बट ए लिमिटेड ये जो 10 लाख रुपए है ये देने से मना नहीं कर सकता है, ये तो पैसा आपको देना ही पड़ेगा, भले ही आप ये बैंक को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की कैटेगरी में डाल दो और फिर बचा कुचा पैसा जो तरीका है पेमेंट करने का वाइंडिंग अप पे उस तरीके से मिले ना मिले वो अलग बात है, बट पैसा तो उसको हक तो लेने का है। दिस मीन्स दैट द डेट इज वैलिड, जो भी 10 लाख रुपए है वो डेट क्या है, वैलिड है। May be enforced against the company through the court by filing a suit, but the security is lost। लॉ ने बोला यार आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप कोर्ट में जाकर उस सिक्योरिटी को नहीं क्लेम कर सकते। हाँ,
आप अपना अमाउंट के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, 10 लाख रुपया के लिए जा सकते हैं। फर्दर, इट मे बी नोटेड दैट फेलियर टू रजिस्टर द चार्ज शैल नॉट एब्सॉल्व अ कंपनी फ्रॉम इट्स लायबिलिटी। भैया ऐसा नहीं है कि चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है 10 लाख रुपए। भाई देखो 10 लाख रुपए तो पे करना ही है, भले ही वो उस पर चार्ज क्रिएट नहीं हुआ हो। Another important consequences of non-registration is that the charge holder loses priority. Obviously यार हमने पहले ही बात की है, पहले अगर कल के दिन पैसे का पेमेंट होता तो जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वाला कॉन्सेप्ट है कंपनी लॉ में, राइट, सेक्शन 326 327 में ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें आप सिक्योर्ड क्रेडिटर की जगह खड़े होते। बट क्योंकि आपने चार्ज रजिस्टर नहीं कराया, इसलिए प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें, जब भी मेरी कंपनी कोई चार्ज रजिस्टर, जब भी मेरी बैंक कोई लोन देती है किसी भी क्रेडिटर्स को, किसी भी कंपनी को, तो वो फटाफट बोलती है कि इस चार्ज को रजिस्टर कराओ और इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है या तो 2 है या CHG 2 या 3 है वो हमको प्रोवाइड करो। सब मगजमारी ये वाली है। छोटे से डिफॉल्ट के चक्कर में मेरी कंपनी का क्लेम, मेरे बैंक का क्लेम सिक्योर्ड क्रेडिटर से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में गिर सकता है। Any subsequent registration of charge, that is, even if it is registered with the extended period instead of original 30 days, shall not prejudice any right acquired in respect of any property before the charge is actually registered. Right? लॉ ने बोला है सब उस पे राइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में करवा ले तो भी वेल एंड गुड है, कोई समस्या नहीं है। एग्जाम्पल, बैंक ए हैज एडवांस 1 करोड़ टू आकाश लिमिटेड। भाई ए ने किसको दिया है? बैंक ए ने 1 करोड़ रुपए दिया आकाश लिमिटेड को अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी लैंड एंड बिल्डिंग एक्ट अमाउंट, राइट। एक जगह पर सब 1 करोड़ रुपए बैंक ने दिया है और कंपनी के ने उसके लिए चार्ज क्रिएट किया है कंपनी की लैंड एंड बिल्डिंग पे। आगे, The charge was created by deposit of title deeds on 1st June 2019। 1 जून 2019 को चार्ज क्रिएट किया गया। The company did not register the charge within 30 days। बहुत बढ़िया, कंपनी ने वो चार्ज को रजिस्टर नहीं करा 30 दिन में। Subsequently, the charge was registered on 13 अगस्त 2019 और subsequently 13 अगस्त 2019 समवेयर अराउंड जून जुलाई अगस्त 2.5 महीने बाद वो चार्ज रजिस्टर्ड हुआ, मतलब 30 दिन के बाद रजिस्टर हुआ। आफ्टर पेमेंट ऑफ एड वॉलरम फीस प्रूविंग सफिशिएंट कॉस्ट। In the meanwhile, Bank B has advanced 2 crore to Akash Limited against the security of the same property on 20 जून। दूसरी बैंक ने, बैंक ए ने दिया था 1 करोड़ रुपया आकाश लिमिटेड को और बैंक बी ने 2 करोड़ रुपए दे दिए अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सेम प्रॉपर्टी 20 जून को। दिस चार्ज वाज ड्यूली रजिस्टर्ड ऑन 27 जून 2019। बहुत बढ़िया। सब्सिक्वेंटली आकाश लिमिटेड गोज इनटू लिक्विडेशन। पैसा लेने के बाद लिक्विडेशन हो गया, विजय माल्या। द प्रॉपर्टी रियलाइजेज ओनली रुपीज 2 करोड़। बहुत बढ़िया, 3 करोड़ रुपए लिया है और प्रॉपर्टी से कितना मिल रहा है पैसा? 2 करोड़ रुपया। अब सवाल यह है कि 1 करोड़ पहले बैंक ए को मिले या पूरा का पूरा 2 करोड़ बैंक बी को मिले। नाउ बैंक बी विल रिसीव इट्स लोन बैक फुली बट बैंक ए विल नॉट रियलाइज एनीथिंग। क्यों भाई? क्योंकि आपकी कंपनी क्या हो गई है यार? कंपनी हो गई है इंसॉल्वेंट, लिक्विडेशन हो गया है, तो इस केस में उसको तो बिकॉज द सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इन फेवर ऑफ बैंक ए will not prejudice the right of Bank B which has obtained its right before the charge in favor of B या in favor of A was actually registered। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। Thus, Bank B gets priority over Bank A even though its charge was created later। लॉ ने बोला यार उसके राइट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले किसको मिलेगा? पहले मिलेगा सब बी को, बैंक बी को, फिर किसको मिलेगा पैसा? बैंक ए को, अगर कुछ बचा रहा तो। चलो, how will a copy of the instrument evidencing creating a charge or required to be filed with the registrar be verified? A copy of, अरे भाई ये तो वही बात है आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया वाली बात है। डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी वेरीफाई कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। एक और सवाल, briefly explain the provision enforced by the company's amendment second ordinance 2019 when a charge created before 2/11/2018 is not registered within the prescribed time of 30 days। कोई दिक्कत नहीं, 300 दिन फिर 6 महीने का वक्त है।
देखो भाई सेक्शन 77 बोलता है हर कंपनी को चार्ज क्रिएट करना है, प्रॉपर्टी किसी भी हो कहीं पर भी हो। इन केस द चार्ज वाज रजिस्टर्ड बिफोर 2/11/2018 एंड इट वाज नॉट रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन, बेसिक टाइम लिमिट। तो क्लॉज ए ऑफ फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 77 क्या बोलता है भाई 300 दिन में करा लो ऑफ सच क्रिएशन। According to clause A of second proviso to this one, if the registration is not made within the extended period of 300 days, it shall be made within 6 months from 2/11/2018 on payment of prescribed additional fees. फिर एडिशनल फीस का पेमेंट करना पड़ेगा, बट आपको 6 महीने का वक्त मिल जाएगा। It is provided that different fees may be prescribed for different classes of companies, right? ये हमारे पास सेक्शन नंबर 77 का जिक्र है जो हमने बात की है। चले अब हम थोड़ी बात करें यार, जो हम ये बार बार फॉर्म की बात कर रहे हैं ना, CHG 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 9 हुआ, तो एक्चुअल में देखें तो हम कि ये फॉर्म में होता क्या है भाई। हम कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं, राइट? हम एक्चुअल बातें कर रहे हैं जो एक्चुअल में फॉर्म होता है। तो मैंने आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोले तो MCA की वेबसाइट से, राइट, MCA की वेबसाइट से सब ये आपके लिए फॉर्म डाउनलोड है और ये नाम क्या है इसका, CHG 1। बहुत ध्यान से देखें, परसुएंट टू सेक्शन 77, 78, 79 ये सारे सेक्शंस में चार्ज रजिस्टर होता है। परसुएंट टू सेक्शन 384, read with again section 77, 78 rule 3 of the company charge registration rules 2014। क्या नाम क्या दिया इसका, फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज क्रिएशन मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज अदर देन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स CHG 9 including particulars of modification of charge by ARC in terms of SURFACI Act 2002। चला देखिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का सिन नंबर डाल दो 21 डिजिट का। सिन नंबर जानते हो ना क्या होता है, सब सिन नंबर डाल दो। सबसे पहले तो GLN नंबर कंपनी का बात ही नहीं है, कंपनी का नाम डाल दो, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। इनफैक्ट आप सिन नंबर डालोगे और ये प्रीफिल का बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिक नाम एड्रेस ईमेल आईडी आ जाएगी। फिर आपको डालना है कि ये जो हम CHG 1 या CHG 1 फाइल कर रहे हैं ROC को, ये क्रिएशन का है या मॉडिफिकेशन का है। तो उस पर्टिकुलर चीज पे चेक बॉक्स पे टिक लगा दो, क्रिएशन का है। अगर मॉडिफिकेशन का होगा तो पुराने वाला चार्ज आईडी का, ये चार्ज आईडी मतलब हर चार्ज के लिए एक नंबर इश्यू होता है ROC के द्वारा, उसको हम क्या 7 डिजिट का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज आईडी। तो ये चार्ज आईडी आपको मेंशन करना पड़ेगी यहाँ पर। SRN नंबर डालो, INC 28 फाइल करा गया तो क्या एप्लीकेंट कंपनी है या चार्ज होल्डर है। चार्ज होल्डर है तो 78 सेक्शन है और 77 है तो कंपनी है। हम बात करेंगे सेक्शन 78 में कि बैंक को भी पावर है चार्ज रजिस्ट्रेशन करवाने की। Whether the form is filed beyond 30 days, आपको ये चेक करना है क्या भाई बियॉन्ड 30 डेज फाइल करा बट 300 दिन के अंदर फाइल करा, यस या नो, अकॉर्डिंगली टिक लगा दो। अगर यस है तो रीजन दो भाई क्यों हुआ, बैंक्स वाले से लेट मिला या फॉर्म नहीं अवेलेबल था या जो भी रीजन है वो बताना पड़ेगा आपको। Whether charge is modified in favor of ARC assignee, yes no है वो टिक लगाओ। Whether charge holder is authorized to sign the charge as per the charge agreement, yes no पे टिक लगाओ। किस तारीख को चार्ज क्रिएट किया गया, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा। प्रॉपर्टी कौन सी चार्ज क्रिएट की गई उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दो, लोकेशन दो उसकी। क्या चार्ज मॉडिफाइड क्रिएट आउटसाइड इंडिया है, यस या नो, ना है इंडिया में है तो नो लगाओ और सब भरना यस लगेगा, टिक। अब ये इंपॉर्टेंट है, हमने क्या देखा यार, चार्ज आप क्रिएट कर सकते हो टेंजिबल प्रॉपर्टी पर, चार्ज क्रिएट कर सकते हो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी पर, राइट। तो ये सारी चीजों पर आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो। अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, मूवेबल प्रॉपर्टी हुआ, एनी प्रॉपर्टी फॉर सिक्योरिंग द इश्यू ऑफ सिक्योर डिपॉजिट्स, लाइसेंस अंडर पेटेंट डेटर्स पर भी चार्ज क्रिएट होता है। कॉल्स मेड बट नॉट पेड, कंपनी ने कॉल बुलाई है, शेयर होल्डर ने नहीं दिया है, अगर शेयर होल्डर ने दे देते तो वो मेरी लायबिलिटी में होता, नहीं दिया इसलिए एसेट से ट्रीट कर रहे हैं। फ्लोटिंग चार्ज है क्या, गुडविल पे, ट्रेडमार्क पे, शिप और एनी शेयर
इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर ऑन मोटर व्हीकल, हाइपोथिकेशन करा है क्या, पेटेंट कॉपीराइट है, ये सब चीजें बताओ। अदर्स वगैरह है, मतलब अगर कोई डायरेक्टर ने पर्सनल गारंटी दी है तो यहाँ पर शब्द आता है वो। वेदर कंसोर्टियम फाइनेंस इन्वॉल्व है या नहीं है, कंसोर्टियम मतलब ग्रुप ऑफ बैंक्स ने फाइनेंस किया है क्या, इट इज कॉल्ड कंसोर्टियम फाइनेंस। इफ यस एंटर द लेंडर नेम, सब नाम बताओ। वेदर ज्वाइंट चार्ज इज इन्वॉल्व, दो बैंक्स ने मिलकर चार्ज क्रिएट किया है क्या, नंबर ऑफ चार्ज होल्डर कितने हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज होल्डर, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है। कितना अमाउंट चार्ज से सिक्योर्ड है, 10 लाख का, कितना अमाउंट है, क्या है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है टर्म्स ऑफ रिपेमेंट, मार्जिन कितना है, और कोई चीज है, ये सारी चीजें आपको फिल करनी पड़ती है। और ये आपका रहा चार्ज का डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको अटैचमेंट करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली डीएससी लग जाता है और काम हो जाता है, राइट। यहाँ पर डीएससी का बॉक्स है, ये डीएससी का चार्ज होल्डर मतलब यहाँ पर बैंक वाले का डीएससी लगता है इसमें, और यहाँ पर डायरेक्टर साहब का डीएससी लग जाता है। तो कुल मिलाकर ये कॉन्सेप्ट है चार्ज में CHG1 का। चले अब हम बात करें यार CHG9, बहुत ध्यान से देखे, ध्यान से। CHG9 किसके लिए होता है, डिबेंचर के लिए। एप्लीकेशन फॉर क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज फॉर डिबेंचर और रेक्टिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स फाइल इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज फॉर डिबेंचर। सिन नंबर डाल दो, सिन नंबर डालोगे, ये प्रीफिल हो जाने हैं। क्रिएशन ऑफ चार्ज है, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज है, रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्ज है, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो बताओ। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, देखो ध्यान से, डिबेंचर है तो आगे वर्ड डिबेंचर ही डाल दिया कि भाई डिबेंचर के लिए क्रिएट कर रहे हो, डिबेंचर स्टॉक के लिए क्रिएट कर रहे हो, बॉन्ड के लिए है या और कोई इंस्ट्रूमेंट के लिए है। SRN नंबर ऑफ द फॉर्म फॉर विच रेक्टिफिकेशन इज फाइल्ड, चार्ज आईडी डालो। ये देखो डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, पर्टिकुलर रिलेटेड टू, सीरीज ऑफ डिबेंचर, ये सारे आपको डिबेंचर के रिस्पेक्ट में सारी इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ ट्रस्टी और डिबेंचर होल्डर वो बताओ। पर्टिकुलर रिलेटेड टू प्रेजेंट इश्यू ऑफ सीरीज, डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी चार्ज, एक्सटेंट ऑफ चार्ज, एप्लीकेंट कौन है, कंपनी है या ट्रस्टी है, राइट। 30 दिन के बाद कर रहे हो, यस नो लगाओ, ये सारी चीजें किस दिन क्रिएट किया है, एंटायर सीरीज ऑफ डिबेंचर, तो ये सारी इंफॉर्मेशन फिल आउट करके अकॉर्डिंगली आप चार्ज क्रिएट कर सकते हैं डिबेंचर के ऊपर, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर डीएससी का बॉक्स लग जाएगा। हमने बात कर ली है CHG1 और 9 की। अब आपको बात करें यार CHG2 की। भाई ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है, अगर आपकी कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है तो CHG2 में मिलेगा, अदरवाइज 3 में मिलेगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर, फॉरेन रजिस्ट्रेशन और कंपनी का नाम, चार्ज आईडी, चार्ज रजिस्ट्रेशन नंबर वो डाल दो। दिस इज टू सर्टिफाई दैट पर्सन टू द प्रोविजन कंटेन्ड अंडर चैप्टर 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द अबव मेंशन चार्ज डेटेड डैश डैश, आपको तारीख डालनी पड़ेगी कब का चार्ज क्रिएट करा और आरओसी अपना साइन DSC लगा होता है। ये है आपका CHG2 जो हम सर्टिफिकेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज में मिलता है, और ये है आपका CHG3 जो मॉडिफिकेशन में हमको मिलता है। देखिए ध्यान से, अरे भाई बहुत सिंपल है, पढ़ने का मजा जब ही आता है जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं, राइट। थ्योरेटिकल देखने से कुछ नहीं होता, सब लोग थ्योरेटिकल दिखाएंगे साहब CHG1 होता, अरे भाई होता क्या है वो तो बताओ, कैसा दिखता है, राइट। तो ये है आपका CHG3 जो बात करेगा आपसे कि भाई अगर आपने मॉडिफिकेशन किया है तो आरओसी जो सर्टिफिकेट इशू करेगा मॉडिफिकेशन का, ये आरओसी का यहाँ पर DSC मेंशन रहेगा। तो ये हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट है किसका, सेक्शन 77 का, जो हमने फॉर्म्स का जिक्र किया है, CHG1, 2, 3 और 9 की बात की है, वो हमने यहाँ पर देख लिया है, राइट। ये हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच है पढ़ने का, किसी भी तरीके को हमको कैसे पढ़ाई करनी है।